हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ से हमारे इस आज की तारीख से लेके हमारे जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी दूसरा स्टेट बोर्ड हो, लगभग कहीं ना कहीं सबके पास 15 से 20 दिन बचे हुए होंगे। हो सकता है उससे पहले आपका कोई और सब्जेक्ट का एग्जाम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ऐसी चेकलिस्ट देने वाला हूँ बच्चों कि आप अपने 45 प्लस मिनिमम एकदम सेव कर सकते हो। देखो, ये वीडियो खासकर दो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जिनका 45 प्लस आ रहा है, उसका और ऊपर जाना है, और ऐसा जिसने कोई चैप्टर छोड़ा हुआ है जो 45 या 40 या 35 से भी नीचे है। आज जिनका रिजल्ट 45 प्लस आ रहा है उनके लिए चेकलिस्ट आपको देखना है कि सर ने जो एग्जांपल बोला है, एनसीईआरटी बैक साइज का क्वेश्चन बोला है, कोई ऐसी डेरिवेशन, कोई ऐसी थियरी का क्वेश्चन जो रह गया हो, वो जरूर करना है। और जिन बच्चों का स्कोर अभी कम है 45 प्लस से भी, उनको मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि 45 प्लस यहां से आएगा ही आएगा, बिकॉज ये कंटेंट बेसिक है बेटा। तो शुरू करते हैं, हम चैप्टर वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। जो पहला चैप्टर आप लोगों का है, फर्स्ट चैप्टर जो है, इस फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों को बेटा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का क्या है? डेरिवेशन नहीं सर, कूलम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन जरूर कर लेना। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जिसमें F12 माइनस ऑफ F21 के बराबर प्रूव करते थे। और उसके अलावा कूलम्स लॉ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इसको पढ़ लेना जरूर से अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, एग्जांपल 1.4 से लेके 1.5, 1.4 से 1.8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले भी इंपॉर्टेंट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद डाइपोल जो है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल, इसकी दोनों डेरिवेशन करनी है आपको। एक्सियल की डेरिवेशन भी करनी है और इक्वेटोरियल डेरिवेशन भी करनी है। एक्सियल की डेरिवेशन अगर आपको याद आती हो, वो होती थी 2kp अपॉन में आर क्यूब, और इक्वेटोरियल वाली डेरिवेशन होती थी kp अपॉन में आर क्यूब। ये स्पेशल केस है बच्चों उनका, बट उनका पूरा डेरिवेशन आपको पूरा करना है। उसके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी, याद करो। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट अगर हम निकालते थे तो डायरेक्शन आती थी उनकी 0 डिग्री, जबकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे एंगल बिटवीन ई एंड पी आता था 180 डिग्री। ये सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं बेटा। उसके बाद गॉस लॉ बेटा, गॉस लॉ की स्टेटमेंट है ना। गॉस लॉ का प्रूफ तो देखो बहुत कम पूछा जाता है, अगर कर पाओ तो वो बहुत बढ़िया है, वरना गॉस लॉ का स्टेटमेंट, व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ इज डिफाइंड एज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज द फ्लक्स एसोसिएटेड इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज। तो स्टेटमेंट और उसका डायग्राम वायग्राम भाई साहब इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मान लो गॉस लॉ आ गया तुम्हारे एग्जाम में, तो गॉस लॉ लिखते हुए आप लोगों के अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। और फिर ऐसे छोटा सा डायग्राम बना दिया, उस पर चार्ज डाल दिया, Q1 यहां डाल दिया, Q2 यहां डाल दिया और Q3 बाहर डाल दिया, और बोल दिया को चार्ज जो है वो Q1 और Q2 वाला ही लेना है, जो फ्लक्स है वो Q1 Q2 पे ही डिपेंड करता है। तो डायग्राम बनाकर आओगे ना तो भाई साहब टीचर बड़ा इंप्रेस हो जाता है। सिमिलरली जब एक्सियल और इक्वेटोरियल का जब डेरिवेशन करोगे तो उसका डायग्राम नीट एंड क्लीन बिल्कुल पेंसिल से बनाकर आना है आपको, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है बेटा बोर्ड में। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन में बेटा 3 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन थी लाइन चार्ज वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल के लिए 2 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस में, पहली लाइन चार्ज वाली और दूसरा शीट वाली। स्फेयर वाली भी इंपॉर्टेंट है, आपको तो तीनों ही करनी है बेटा। 3 एप्लीकेशन है और उनको ग्राफ के साथ करना है। भाई मैं बता रहा हूं, पहले चैप्टर में से डेरिवेशन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, या तो डाइपोल पे आ जाएगी या फिर गॉस पे आ जाएगी। उसके अलावा एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.10 एंड 1.11, ये बेटा फ्लक्स के न्यूमेरिकल हैं दोनों, और गॉस के ऊपर बेस्ड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर किसी को याद आता हो तो ये क्यूब वाला क्वेश्चन है और ये सिलेंडर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन। देखो ऐसा है, मान लो आप कोई चैप्टर कर रहे हो और आपने उसका एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज नहीं किया, उम्मीद तो यही है कि जो छूटा है उसी में से एग्जाम में आएगा। तुम्हारे साथ ऐसा होता है ना कि भाई जो छोड़ा भाई उसमें से एग्जाम में आने वाला है। तो ऐसा नहीं करना, जो चैप्टर कर रहे हो उसे पूरा करो। देखो मैं आपको 14 चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं, और 14 चैप्टर का मतलब 14 दिन लगा दे बेटा। 14 चैप्टर्स 14 डेज, लेकिन पूरा करना। जैसे इसका एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कहां से करना है, तो देखो मैंने एक यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जाओ और इस साल के हिसाब से जो हमारी अपडेटेड एनसीईआरटी है, रेशनलाइज एनसीईआरटी है, उसके हिसाब से उसके एनसीईआरटी के सारे सोल्यूशन मैंने क्लास में करा रखे हैं, उसकी वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में हमारे। तो चैप्टर नंबर 1 से हमारे यहां तक हमारे कंप्लीट हो गया। बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में से क्या करना है? चैप्टर 2 में से सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जांपल 2.2 और 2.3। ये सर एग्जांपल से सीधा बात करो, टॉपिक नहीं है। देखो कोई ना डेरिवेशन कोई नहीं पूछता कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है पता होना चाहिए, बट डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की डेरिवेशन, हाँ सर बहुत रेयर चांस है लेकिन आ सकती है। तो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं एक पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल।
पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसकी डेरिवेशन और ऐड कर लेते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी एग्जांपल 2.2, 2.3। उसके बाद इक्वी पोटेंशियल सरफेस। भाई साहब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साल के लिए कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिसके हर एक पॉइंट पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। उसके अलावा उनकी सारी प्रॉपर्टीज और अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगी। एनसीईआरटी में 4 केसेस दे रखे हैं। पॉइंट चार्जेस के लिए दे रखा है, डाइपोल के लिए दे रखा है, इनफाइनाइट चार्जेस के लिए दे रखा है, 2 अपोजिट चार्जेस के लिए और 2 सिमिलर चार्जेस के लिए दे रखा है। तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस सारी आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपको याद होगा 2 चार्जेस के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था k q1 q2 अपॉन में r। लेकिन अगर इन्हीं 2 चार्जेस को एक्सटर्नल फील्ड में रख देते थे, याद करो एक्सटर्नल फील्ड में, तो फॉर्मूला क्या आता था पोटेंशियल एनर्जी का, k q1 q2 अपॉन में r प्लस q1 इंटू वी एक्सटर्नल प्लस q2 इंटू वी एक्सटर्नल। इसकी डेरिवेशन भी एग्जाम में आती है बेटा। और उसके साथ साथ इसका जो एग्जांपल नंबर 2.5 है विच इज एक्चुअली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अलावा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और इस बार तो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया ना उसमें मेटल स्लैब में भी आ गया है कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ना वो वाली डेरिवेशन खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन बाय डी वाली डेरिवेशन थे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाली। लेकिन चूंकि इस साल हमारे जो सीबीएसई का जो सैंपल पर इशू हुआ है उसके अंदर मेटल स्लैब की भी बात हो रखी है, तो मेटल स्लैब वाला डेरिवेशन भी आप कर लीजिएगा। उसके अलावा एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.8 ये कैपेसिटर पे बेस्ड है। उसके अलावा एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर की डेरिवेशन हाफ सीवी स्क्वायर हाफ क्यूवी, ये सारी डेरिवेशन हमने कर रखी है अपना पढ़ रखी है आप लोगों ने, तो ये डेरिवेशन बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ करोगे तो बेटा एनर्जी डेंसिटी वाली डेरिवेशन भी कर लेना। एनर्जी डेंसिटी वाला कौन सा सर, एनर्जी डेंसिटी वाला यार वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डेरिवेशन था ना बेटा, वो वाला डेरिवेशन भी आपको जरूर करना है। उसके अलावा बात करें तो एनसीईआरटी बैक साइज अगेन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है यार, मेरे ख्याल से 7 या 8 क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी बैक साइज का वही वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहां जाके आप लोग चेक कर लेना। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं सर, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 3 में यहां पे सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेजिस्टिविटी, इनका डेरिवेशन बना रखा है। आपको याद होगा बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का इनका रिलेशन था। याद करो वो फॉर्मूला आया था, हम लोगों ने पढ़ा था vd इज इक्वल्स टू ई टाउ बाय m। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है कि भैया बताओ कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बताओ सर व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, और फिर उन दोनों के बीच का रिलेशन निकालो। उसके अलावा जब हमने रो का फॉर्मूला डिराइव किया था ओम्स लॉ डिराइव करते हुए, तो रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सारे एक साथ चल रहे डेरिवेशन, अगर तुमने ये पढ़ ले तो ये भी हो जाएगा, सही है क्या। और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के डेरिवेशन है वो है I इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया, यानी I बराबर वीना, है ना। बच्चे सोच रहे होंगे सर वीना कौन है, वीना भैया यही इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां देख लेते हैं कि साहब और क्या क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी एंड डेरिवेशन हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, ठीक है। और दूसरा I इज इक्वल्स टू वीना की डेरिवेशन। उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब पता क्या है यार, वो फॉर्मूला नहीं था क्या, R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती बेटा, ये सिर्फ आपको रिजल्ट याद करना है। और उसके अलावा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल नंबर 3.3 एंड 3.4 एनसीईआरटी करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ये दोनों एग्जांपल सीधा एग्जाम में आने के चांसेस हैं बेटा। उसके बाद बात करें तो किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में क्या सर, किरचॉफ लॉ में अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हो फॉर एग्जांपल, वैसे तो कर लोगे अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, और इसका ना मेरा यूट्यूब पे लेक्चर भी पड़ा है किरचॉफ का, तो उसको देख लेना, बड़ा आपको हेल्प मिलेगी। किरचॉफ रूल में उसकी स्टेटमेंट कि हाँ जी सर किरचॉफ लॉ क्या कहता है, तो किरचॉफ के 2 लॉ हैं। पहला रूल है जंक्शन रूल, है ना, और दूसरा रूल है कौन सा, वो है लूप रूल। तो जंक्शन रूल में था कि जितने करंट आते हैं उन सब का अलजेब्राइक सम, और जिनके करंट जाते हैं उनका अलजेब्राइक सम हमेशा 0 के बराबर होता है। और दूसरा समेशन ऑफ ई इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई आर। ये दोनों की स्टेटमेंट, और जब भी मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट किसी भी लॉ की लिख रहे हो उसके साथ एक छोटा सा डायग्राम बना दो। जैसे कि मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि अगर आप किरचॉफ का डेरिवेशन कर रहे हो, स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो आप ऐसे दिखा दो कि भैया देखो ये जो किरचॉफ है ना, ये कहता है कि मान लीजिए ये 5 रेजिस्टर्स हमने यहां कनेक्ट करे में, यहां से करंट गया बेटा I1, यहां से करंट गया बेटा I2, यहां से करंट गया बेटा I3, इसमें से करंट बाहर निकला I4, इसमें करंट निकला बाहर I5। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3
-(i3) -(i4) -(i5) इक्वल टू 0। तो जब आप स्टेटमेंट लिख रहे हो कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करेंट्स थ्रू द जंक्शन इज ऑलवेज 0, और उसके बाद एक डायग्राम बना रहे हो, स्टेटमेंट लिख रहे हो, भाई साहब आपके क्वेश्चन में वो क्या होता है ना, वो क्या बोलते हैं, निखार लग गए, है ना, मतलब सुंदर बन जाता है वो। सिमिलरली आप जब किरचॉफ रूल का जो सेकंड रूल है, जिसको हम लोग लूप रूल बोलते हैं, वोल्टेज रूल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको तो अपन केसीएल बोलते थे, इसे बोलते थे केवीएल, इसका भी डायग्राम आपको याद करना है, ठीक है जी, ध्यान से करना है, ओके। उसके बाद प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। P अपॉन में Q इक्वल्स टू R अपॉन में, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन एनसीईआरटी बैक साइज, देखो बार बार मैं ना हर चैप्टर के लिए बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी बैक साइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई चैप्टर करा और आपने उसकी एनसीईआरटी बैक साइज छोड़ दी है, तो देखो पहले कोशिश करो कि वो हो जाए, और अगर नहीं हो तो उसमें से भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनका एक वीडियो, मतलब एक रील टाइप का मेरा इंस्टाग्राम चैनल पे पड़ा है। इंस्टाग्राम चैनल मेरा ढूंढ लेना, पुनीत फिजिक्स के नाम से, वहां पे है, मैंने बता दिया है कि एनसीईआरटी बैक साइज में से ये तो करके जाने हैं। देखो पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, पूरी एनसीईआरटी बैक साइज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फिजिक्स का पूरा पेपर कंप्लीट एनसीईआरटी से नहीं आता, तो उसमें भी सिलेक्टिवली ये तो पक्का आएगा, वो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, हमारे फोर्थ चैप्टर की। फोर्थ चैप्टर में क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप ऑन दी एक्सिस। अगर आपको याद हो, एक हमारा सर्कुलर लूप था बेटा, और सर्कुलर लूप के हमारे एक्सियल पॉइंट पे, एक्स डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकाली थी। फॉर्मूला अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत किसी ने देखा हो, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r² प्लस x² की पावर 3/2, वेयर r इज अ रेडियस, i इज अ करंट विच इज पासिंग थ्रू इट। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ ना, अगर आपको याद हो कि अगर मैं x के लूप को 0 कर दूंगा तो मैं सेंटर पे आ जाऊंगा, तो सेंटर पे आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो इसका भी एक्सप्रेशन याद कर लेना। लाइन एक याद होगा आपको, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड था, उसका डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसका फॉर्मूला याद कर लेना, बिकॉज न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। उसके अलावा आप एग्जाम्पल नंबर 4.6 और 4.8, यानी 4.6, 4.7, 4.8, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे बेटा। ये वाले 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो ये जरूर करोगे। उसके बाद फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, आपको याद होगा, दो पैरेलल वायर्स में जब करंट पास कराते थे तो अपने आप को अट्रैक्ट करती थी या फिर रिपेल करती थी। इसकी डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, बस तो नहीं करना है। उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, भाई साहब इसकी पूरी वर्किंग, इसका पूरा जो भी प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ उसका कन्वर्जन, हाउ टू यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, कैसे बनाएंगे। और उसके बाद ना एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल है 4.10 और 4.11, 4.12 और 4.13, 4 एग्जाम्पल हैं, चारों एग्जाम्पल करने हैं। और अगेन बार बार मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बैक साइज तो करनी ही करनी है। ये 4 चैप्टर हो गए बेटा। अगला आ जाते हैं बेटा चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, चैप्टर नंबर 5 में आपको बार मैग्नेट की डेरिवेशन, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे डेरिवेशन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है ना, इस वाले चैप्टर में डायपोल का एक टॉर्क वाला डेरिवेशन भी है। अगर आपको याद हो, टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, जिसके अंदर हमने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। ये भी कर लेना है, मुझसे मिस हो गया यहाँ पे बताना, ये बहुत जरूरी है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो बार मैग्नेट की डेरिवेशंस है ना, वो इलेक्ट्रिक डायपोल जैसी ही डेरिवेशंस थी, तो डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। तो अगर डेरिवेशन कर रहे हो तो मत करो, इनके रिजल्ट याद कर लो कि भैया अगर एक मैग्नेट है तो उसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। और एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5.1 और 5.4 सिर्फ ये 2 करने हैं। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स आपको पढ़नी है, जैसे पैरा की प्रॉपर्टी क्या है, डाया की क्या है, फेरो की क्या है, इनके सारे इनके टैबुलेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। उनके ना टैबुलेशंस हैं, अगर एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं इसको अपने इंस्टाग्राम चैनल पे एक रील में डाल दूंगा कि भैया फेरो, डाया, पैरा मैग्नेट के जो डिफरेंसेस हैं वो याद करने हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके सारे एग्जाम्पल, किनके एग्जाम्पल, कि पैरा का एग्जाम्पल, फेरो के कौन से एग्जाम्पल है, डाया के कौन सा एग्जाम्पल है। आपको बोलते भाई वाटर है, वाटर क्या है भाई, वाटर से डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, एनालिको है, सब क्या है सर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो आपको उनके सबके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। और एग्जाम्पल कहाँ लिखे हैं, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। और मैं जो तुम्हें दे ही दूंगा एक पीडीएफ, उसमें से आप देख ही लोगे। तो आपको पैरा, डाया और फेरो की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, उनका डिफरेंस आना चाहिए। और एनसीईआरटी भैया बैक साइज, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर चैप्टर के लिए बोल देता हूँ कि एनसीईआरटी बैक साइज तो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 में लेंज लॉ की स्टेटमेंट आपको
याद करनी है, और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है ये आपको प्रूव करना आना चाहिए। उसके बाद सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन ना फिनोमेना के नाम है, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस एल और एम है, इनकी डेरिवेशन अगर आपको याद हो, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन में एल। इन दोनों की डेरिवेशन आपको आनी ही चाहिए भाई साहब, ये बहुत बहुत इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अगेन आ रही है, एल और एम की डेरिवेशन। उसके अलावा एक एग्जांपल नंबर 6.8 है, एग्जांपल नंबर 6.2, 6.3, 6.6 विद डेरिवेशन, ये ना वो वाली डेरिवेशन अगर आपको याद हो, किसी ने पढ़ा हो तो, कि एक रॉड है एल लेंथ की, उसे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घुमाते हैं तो उसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होती थी बच्चों, बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 2, ये डेरिवेशन है विद एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल आपको बोले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। और अगेन एनसीईआरटी की बैक साइज। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 में सीरीज एलसीआर सर्किट विद अ फेजर डायग्राम, ये तो भाई साहब करना ही करना है। देखो दो चीजें होती हैं, मैंने वीडियो को शुरुआत में बोला, ये जो वीडियो बनाई गई है इस पर्सपेक्टिव से बनाई गई है कि भाई जो एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो कर ले। अब अगर इसकी बात करें एलसीआर की, एलसीआर से पहले हमने ओनली एल सर्किट, ओनली सी, ओनली आर भी पढ़ा है, लेकिन एलसीआर पढ़ने के लिए वो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं यहां लिख तो रहा हूं एलसीआर सर्किट विद फेजर डायग्राम, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा उसको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे लिख लिख के देखना है, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, वो है एलसीआर सीरीज सर्किट विद फेजर डायग्राम। उसके बाद पावर इन एसी सर्किट, अगर आपको पावर का फॉर्मूला याद ना हो तो मैं लिख देता हूं, ये फॉर्मूला होता है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। उसके बाद यहां पे आ गया ट्रांसफॉर्मर, क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम भी, उसकी वर्किंग भी, उसके एनर्जी लॉसेस भी। और उसके बाद एग्जांपल नंबर 7.4, एग्जांपल नंबर 7.5 से 7.10 सारे, और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके अलावा इस साल के बोर्ड के पेपर में मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रांसफॉर्मर और एसी जनरेटर, भाई साहब एसी जनरेटर यहां लिखना भूल गया लग रहा हूं मैं, एसी जनरेटर में लिख देता हूं, एसी जनरेटर की पूरी वर्किंग, पूरी उसकी उसका पूरा डायग्राम है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इस साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी अगर आप 5 मार्क का क्वेश्चन देखोगे तो उनमें 2 क्वेश्चन आए हैं ऑप्शन में है, एक में ट्रांसफार्मर दे रखा है और एक में जनरेटर दे रखा है। ट्रांसफार्मर कौन था, जो लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे या हाई को लो में कर दे, स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जनरेटर क्या था, जनरेटर जो फ्लक्स चेंज करके, याद करो कॉइल घूमती थी मैग्नेटिक फील्ड में और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था, उसका डेरिवेशन भाई साहब जनरेटर और ट्रांसफार्मर, वो दोनों पूरा वर्किंग, उसका एक डायग्राम पूरा पेंसिल से सुंदर सुंदर, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सब कुछ आपको करना है उसमें। अच्छी, अगले चैप्टर पे जाते हैं, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेटा एक काम करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 नंबर का चैप्टर है। YouTube पे एक EM वेव का प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा, 2 लेक्चर्स हैं, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, वैसे तो 3 नंबर वैसे बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन मैं लिख कर दे रहा हूं कि इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछ सकता। इवन इन जेई और नीट मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था इसी के अंदर, तो 2 ही लेक्चर्स हैं, आपको वो कंप्लीट करने हैं, और उसके अलावा एनसीईआरटी बैक्सेस, और कुछ भी नहीं करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 लेक्चर्स हैं, बड़े बड़े हैं, 1.5 घंटे के, 3 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे चैप्टर के लिए, लेकिन एक ही दिन में आप पूरा चैप्टर खत्म कर पाओगे, ठीक है जी। उसके साथ बात कर लेते हैं रे ऑप्टिक्स की। अब रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या है, रे ऑप्टिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, यानी अगर आपको याद हो म्यू1 अपॉन में माइनस यू प्लस म्यू2 अपॉन में वी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर, इसकी डेरिवेशन। अब इसकी डेरिवेशन रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर दोनों करनी है, मतलब आपको इसकी डेरिवेशन करनी है, और इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना है। क्या करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये वो मिनिमम टॉपिक है जो आपको करने हैं भैया, और तो बहुत अच्छा कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया, और अभी शायद टाइम भी आप लोग कर भी लोगे, लेकिन मिनिमम ये वाली डायरेक्शन करनी है। और लेंस मेकर फॉर्मूला यानी 1 अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, उसकी पूरी डेरिवेशन आपको कंप्लीट करनी है। इसके अलावा बात करें तो उसके सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल कहां से करने हैं सर, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी बैक साइड से, और कहीं से नहीं करने, ठीक है जी। उसके अलावा प्रिज्म आपको पूरा करना है। प्रिज्म में आपको डेविएशन का कॉन्सेप्ट पूरा याद करना है। आपने डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको याद दिला दूं मैं यहां पे, क्या फॉर्मूला डेविएशन का,
डेरिवेशन का फॉर्मूला था डेल प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ए। एक फॉर्मूला ये डेराइव जरूर करना है, बहुत आसान डेरिवेशन है बेटा, कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। उसके अलावा डेल का फॉर्मूला एक म्यू माइनस वन ए था, ये भी डेराइव करना है। और एक आप लोगों ने प्रिज्म फॉर्मूला डेराइव किया था, ये वाला। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके ऊपर न्यूमेरिकल, सर न्यूमेरिकल कहाँ से करेंगे सर? मेरे यूट्यूब चैनल पे एक ना मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में डीपीपी डिस्कस करी थी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट ऑफ प्रिज्म। वो पूरी की पूरी बस एक लेक्चर देख लेना, उसके अंदर मैंने शायद 10-12 न्यूमेरिकल कराए थे। उसके बाहर प्रिज्म का न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, उसका है ही नहीं न्यूमेरिकल उसके अलावा। उसके बाद बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप आप छोड़ सकते हो, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके दोनों केसेस, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी और एक डिस्टेंस विजन की एडजस्टमेंट भी। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, और जो डिस्टिंक्ट विजन का एडजस्टमेंट होता है उसमें होता है कि हमारे 25 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बन रही है। इनके सबके रे डायग्राम पेंसिल से बनाकर आज ही देख ले। रे डायग्राम अगर तुझे लगता है कि तूने कॉपी में ऐसे देख लिए और तू फाइनल डे वाले दिन बना देगा, भाई साहब बनेंगे ही नहीं। अबे तू आज की तारीख में अगर तूने एक बार भी नहीं बनाया ना तो बनाकर देख, तैसे डायग्राम बनेगा ही नहीं भाई साहब, वो बनता ही नहीं है। कभी रे मीट नहीं कर रही होती है, कभी बहुत दूर जा रही होती है, तो उसके एडजस्टमेंट के तरीके हैं। रे डायग्राम बनाना सीख लो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रे डायग्राम आ सकता है, उसके साथ उसके मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन भी आ सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इस साल के लिए है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, यानी कि जो न्यूटोनियन और सिज़िग्रियन टेलीस्कोप्स हैं, जिसको हम मिरर्स के का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी क्रोमेटिक स्फेरिकल एब्रेशंस रिमूव हो जाएं, वो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स। सही है जी, यहां तक हमने रे ऑप्टिक्स के सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। लेट्स बिगिन विद द लास्ट फ्यू चैप्टर, जो कि अगला चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 10, जो है हमारा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर बेटा रिफ्लेक्शन के लॉ और रिफ्रैक्शन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिराइव करने हैं बाय हाइगन्स थ्योरम। हाइगन्स थ्योरम को इस्तेमाल करके, देखो हाइगन्स थ्योरम को स्टेट करना बहुत कम आता है, लेकिन हाइगन्स थ्योरम को यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों की डेरिवेशन एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। भाई साहब डेरिवेशन है कोरी, भाई साहब एकदम इजी डेरिवेशन आ रही है हाइगन्स की। उसके बाद इंटरफेरेंस की जो इंटेंसिटी की डेरिवेशन है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I/4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये डेरिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस में जब हमारी ब्राइट फ्रिंज बनती है, डार्क फ्रिंज बनती है, तो उसमें हमारी कंडीशन क्या होती है, पार्ट डिफरेंस की, फेस डिफरेंस की, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके ना इस डेरिवेशन, इस इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन था ना, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, इसका डेरिवेशन नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं अगर आप कर सको तो प्रैक्टिस के लिए कर लेना, बिकॉज बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे बनते हैं थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, जो डेरिवेशन किए हुए होते हैं तो आपको समझ में आती है। बट हाँ छोड़ सकते, अगर लगे कि नहीं सर टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हैं, बट इंटेंसिटी की डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है इंटेंसिटी का वेरिएशन बनाना। आपको याद दिला दूं मैं, इंटेंसिटी का वेरिएशन बनाते थे ना, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता था, इंटेंसिटी का वेरिएशन ऐसे बनता था, एंड हाउ डज इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद YDSC यानी कि इसी की जो मैं बात कर रहा था उसके न्यूमेरिकल। ठीक है जी, डिफ्रैक्शन की बात करें तो इंटरफेरेंस से रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, बट डिफ्रैक्शन का डायग्राम, उसका सारा एंगुलर पोजीशन का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन एनसीईआरटी बैक साइज, एनसीईआरटी बैक साइज, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स की दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगले चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 इनकी एनसीईआरटी बैक साइज नहीं करनी। ये मॉडर्न फिजिक्स है गाइज, और मॉडर्न फिजिक्स आपको फ्री फंड के नंबर देके जाने वाला है। आपको 11 नंबर यहां से फ्री मिलने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के। और क्या क्या है इसके अंदर, जैसे ड्यूअल नेचर की बात करें तो आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती। आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक की डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती। उसका क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। उसके अलावा जो अगर आपको याद हो हॉलवर्च और नेनार्ड एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करें तो हॉलवर्च और नेनार्ड एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों ने ग्राफ बनाए थे इंटेंसिटी का फोटोइलेक्ट्रिक करंट के साथ, इंटेंसिटी का हमारा पोटेंशियल के साथ, पोटेंशियल के साथ बनाया था, एनोड पोटेंशियल के साथ, और फिर फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल ग्राफ, सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूं भैया, मेरी बात सच में ईमानदारी से मानना, इस चैप्टर में से तो आप ये सोचना ही मत कि कोई इंपॉर्टेंट बता दे कहीं से भी। देखो भैया पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचोगे, आप बिल्कुल ऐसा नहीं
करोगे कि नहीं इसमें से कोई इंपॉर्टेंट बता दे मॉडर्न फिजिक्स में से, क्योंकि ना घूम के क्वेश्चन आता है और वो आता है ना छोटे 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 पार्ट में से निकल कर आता है। तो कोई भी बच्चा जो भी मेरे इस वीडियो को लेक्चर को देख रहा है और यहाँ तक पहुंचा है, तो भाई ध्यान रखना, आप मॉडर्न फिजिक्स का कोई ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं करोगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो, आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। ग्राफ सारे हो गए जिसका नाम दे दिया। उसके बाद वेव नेचर ऑफ मैटर यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी, ये और इसका अंडर रूट में 2m e के डेरिवेशन ये करवाया था, और एच अपॉन में अंडर रूट 2m e v, भैया ये डेरिवेशन हम लोगों ने कर रखी है, इन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट है। एटम्स की बात करें तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल यानी कि रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल, दो ही चीजें इसके अंदर है। लेकिन बोहर मॉडल में क्या, बोहर मॉडल में रेडियस का डेरिवेशन, बोहर मॉडल में टाइम पीरियड का डेरिवेशन, वेलोसिटी का डेरिवेशन, एनर्जी का डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन कर लेना, देखो एग्जाम में नहीं आता बट डेरिवेशन जरूर करना। रीजन, आपको स्टेप्स पता चलेंगे, आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे कि कैसे करने हैं, और उसके न्यूमेरिकल ही ज्यादा आने वाला है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं मॉडर्न फिजिक्स में किसी के चक्कर में मत पढ़ना कि इंपॉर्टेंट पढ़ ले बेटा, मॉडर्न फिजिक्स पूरी पढ़नी है, क्योंकि सबसे पहली बात है एक तो इजी है, समझ में दिमाग में घुसती है, बिकॉज केमिस्ट्री में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, और इजी है और स्कोरिंग ज्यादा है, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन वो पक्का सेम परोस कराएगा यार वो, ठीक है जी। बात करते हैं न्यूक्लियाई की, तो न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर फोर्सेस जरूर पढ़ने हैं, उनके सारे प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और एक ना पोटेंशियल का ग्राफ है वहां पे वो जरूर पढ़ना है। न्यूक्लियर एनर्जी में उसकी जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आते हैं, और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कर्व, भाई साहब न्यूमेरिकल तो उसमें बहुत ज्यादा खास है नहीं, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको बनाना आना ही चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता था, याद करो यार, ऐसा ग्राफ नहीं बनाया था ऐसे 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 करके, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में कौन कौन से एलिमेंट कहां कहां है, वो पूरा ग्राफ बनाने के लिए आता है। लास्ट चैप्टर आ जाता है बेटा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सर ये तो भाई साहब आपके फ्री फंड के मार्क्स हैं। मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में एक बात बता दूं, ये चैप्टर ना अगर आखिरी में कोई बच्चा पढ़ता है ना तो उसे लगता है यार ये चैप्टर तो होगा ही नहीं, मतलब ये तो हमारे बस की बात ही नहीं, मतलब ये तो बाहर लीक से बाहर हो गया। अभी सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर ही पढ़ना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको सेमीकंडक्टर ही सबसे पहले पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये 7 नंबर का ऐसा चैप्टर है, आप इसे अगर पहली बार देख रहे हो तो मैं लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर आप एक एक लेक्चर करके पढ़ोगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। तो ये 7 नंबर का चैप्टर आपको फ्री के नंबर देके जाएगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसके अंदर एन बाइस पी एन जंक्शन, यानी कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ फ्यूज करते हैं तो उसके अंदर डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों प्रोसेस होती हैं। ये थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है यार, है ना। उसके अलावा ग्राफ, वीआई ग्राफ ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज रेक्टिफायर, और इसके अंदर आपने फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा है विद अ फिल्टर सर्किट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। फुल वेव रेक्टिफायर का डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन एनसीईआरटी बैक साइज, अरे भाई 7 न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, भाई एनसीईआरटी बैक साइज नहीं कर पाओगे। तो ये बेटा वो वाले टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को करने ही करने हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। इनके अलावा भी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये वो मिनिमम टॉपिक्स हैं जो मैं गारंटी देके बोल रहा हूं कि आपको 45 प्लस नंबर तो देंगे। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने पूरा नहीं पढ़ा हुआ है, हाँ, उसमें से सेलेक्टिव पढ़ना है तो वो पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने कंटेंट बताया वो समझ में आया होगा। आगे आप लोगों के लिए जो भी मैं यूट्यूब पे कंटेंट लेके आऊँगा, जैसे मैं माइंड मैप्स लेके आ रहा हूँ, फॉर्मूला शीट्स लेके आ रहा हूँ, अगले आने वाले 2-4-5 दिन में आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। चैनल को ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।